नमस्कार साथियों, मैं रेशपाल सैनी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान विषय के कक्षा 12 के अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व की लघुतात्मक व अति लघुतात्मक प्रश्न व निबंधात्मक प्रश्न को हल सहित विचार करेंगे। इस अध्याय में कुछ वर्षों से बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का हल दिया गया है और इसमें 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होंगे ये भी हम बताएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो स्रोत लिखिए। जो बोर्ड में 2011 में और 2020 में पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के दो मुख्य स्रोत स्थायी चुंबक के द्वारा हम कर सकते हैं, धारावाही चालक या गतिमान आवेश आदि, इनके द्वारा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गतिशील आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करते हैं। तो क्षेत्र हो गए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम लिखिए। जो बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। तो नियम नंबर 1 स्नो का नियम और दूसरा है दाहिने हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बायो-सावर्ट का नियम का कथन लिखिए एवं गणितीय रूप लिखिए। तो ये बायो-सावर्ट का नियम है जिसका कथन लिखा हुआ है और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका गणितीय रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए। 2017 में पूछा गया था। ये बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप है और के का मान होता है μ0/4 बराबर 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एम्पियर के नियम का कथन व गणितीय रूप लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये नियम दिया गया है, इसका हल भी दिया गया है। ये इसका गणितीय रूप है, समाकलन बंद पृष्ठ B.dl यानी कि रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का बराबर होता है μ0 समेशन I। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, समेशन I बंद लूप के अंदर से प्रवाहित कुल धारा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्पियर नियम का गणितीय रूप लिखिए। ये भी 2004-2020 में पूछा गया था। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ B.dl बराबर μ0 समेशन I। ये गणितीय रूप है एम्पियर नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एम्पियर के नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी कि एम्पियर का नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? 2009 में पूछा गया था। एम्पियर के नियम की सहायता से लंबे व सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बायो-सावर्ट नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बायो-सावर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार लूप या पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 एम्पियर की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा दीजिए। ये 2 बार पूछा गया है, 2008 व 2012 में। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे एवं समांतर तारों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल आरोपित करे, तो उस धारा को 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, आदर्श वोल्टमीटर व आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, कैलोरीमीटर धारामापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? ये 2 बार पूछा गया है। धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं, और शंट प्रतिरोध की परिभाषा भी इसी प्रकार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? ये 2015 में पूछा गया था। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो एमीटर में बदलते हैं तो उसके समांतर में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नोट पॉइंट, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्रॉस द्वारा तथा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हम याद करेंगे कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्रॉस से, और कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डॉट द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस एवं डॉट के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये पहला चित्र दे रखा है। इसमें वृत्तीय धाराओं के दाहिने हाथ की हथेली के नियम से बिंदु P पर B वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर अर्थात क्रॉस होगी। और इसमें सेकंड में सीधे धारावाही चालक के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि B वेक्टर की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को परिभाषित करो एवं सूत्र लिखिए। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगता है, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र एवं कण के वेग की दिशा दोनों के लंबवत होती है। यदि कोई Q आवेशित कण B चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण से गतिशील है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है Fm, यानी कि चुंबकीय बल बराबर QVB sin थीटा। तो ये बल होगा। और केस फर्स्ट, यदि थीटा 0 हो यानी कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील हो तो उस पर चुंबकीय बल 0 लगेगा। यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो सबसे अधिक बल लगेगा Fm बराबर QVB। और यदि कण स्थिर है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। तो जब कण आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील है तब भी कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है, और स्थिर है तब भी कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में v वेग से प्रवेश करता है
इस आवेश पर कारित बल का मान क्या होगा। तो चुंबकीय बल जो लगेगा Fm बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ थीटा जीरो है। थीटा क्या है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, तो यहाँ थीटा जीरो, और थीटा जीरो होने से साइन जीरो, साइन ऑफ जीरो का मान जीरो होगा, और इसलिए थीटा जीरो, तो Fm बल का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र V के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है। इस आवेश पर कारित बल का मान क्या होगा। तो चुंबकीय बल Fm बराबर QVB साइन थीटा, थीटा बराबर 90, तो Fm बराबर QVB अधिकतम होगा। तो ये क्वेश्चन और 16 और 17 एक ही क्वेश्चन है। उसमें थीटा बराबर जीरो है, तो चुंबकीय बल का मान जीरो होगा, और इसमें थीटा बराबर 90 है, तो इसमें चुंबकीय बल अधिकतम होगा और QVB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ का नियम लिखिए। तो इस नियमानुसार यदि वृत्तीय धारावाही चालक में धारा की दिशा को अंगुलियों के मुड़ने की दिशा में लेते हैं, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियमानुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली तर्जनी अंगुली तथा मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि तर्जनी अंगुली बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को, यानी कि आवेश की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, ये अंगूठा है, तो ये चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा, और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये मध्यमा अंगुली धारा की दिशा या आवेशित कण की दिशा को व्यक्त करेगी। क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर का सूत्र लिखिए। ये होता है धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का मान Fm बराबर ILP साइन थीटा। L चालक की लंबाई, B चुंबकीय क्षेत्र, I धारा, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। सदिश रूप में हम लिख सकते हैं Fm वेक्टर बराबर I L क्रॉस B वेक्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक इलेक्ट्रॉन आवेशित कण की गति का पथ लिखिए जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके लंबवत और थीटा कोण पर। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी गति का जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है, और जब कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा किसी कोण पर यानी कि 0 से 90 के बीच में प्रवेश करता है तो उसकी गति का जो पथ होता है वो कुंडलीनुमा अर्थात स्प्रिंग नुमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए और इसका चित्र भी बनाइए। ये इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है, तो जो भी पार्ट याद हो जाए उसको तैयार करेंगे। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग किसी भारी आवेशित कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाने में किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाती है। सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत लगे होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी आवेशित कण को बार बार वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है और उसे विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा उस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि की जाती है।
यही साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। साइक्लोट्रॉन का नामांकन चित्र है जिसमें 2 Ds हैं और ये प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है। और जब आवेशित कण को बाहर निकालना होता है तो इस खिड़की से हम बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन के 2 उपयोग लिखिए। त्वरित कणों की नाभिक से टक्कर करवाकर नाभिक की संरचना के अध्ययन में, रेडियो एक्टिव पदार्थों के निर्माण में और साइक्लोट्रॉन की सहायता से भारी आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के साथ थीटा का मान है 0 से 90 के बीच कोण पर गतिमान है तो उस आवेशित कण के कुंडलिनी पथ पर जो पथ है होता है उसका चूड़ी अंतराल क्या होगा? तो चूड़ी अंतराल बराबर x इंटू वी समांतर इंटू टी आवर्तकाल, वी समांतर वी कोस थीटा, वी का समांतर घटक और लंबवत घटक, तो x बराबर वी कोस थीटा इंटू 2πm/qv टी आवर्तकाल का मान, तो x बराबर हो गया 2πm वी कोस थीटा बाई qv, ये होगा। साइक्लोट्रॉन द्वारा भारी आवेशित कणों को ही त्वरित करा सकते हैं, हल्के कणों को नहीं, क्यों? अथवा में है क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन का उपयोग हल्के आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन में हल्के कणों को त्वरित नहीं करवा सकते क्योंकि हल्के कणों के लिए आपेक्षिकता का नियम अधिक लागू होता है। आपेक्षिकता के नियमानुसार m बराबर m0/√1/p²/c² होता है। तो चूंकि हल्के कणों के वेग में वृद्धि होती है इसलिए उनका द्रव्यमान अधिक बढ़ जाता है, जबकि भारी कणों के वेग में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए साइक्लोट्रॉन द्वारा केवल भारी आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को ही त्वरित करवा सकते हैं। नोट, इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की 2 सीमाएं हैं, इसके द्वारा हम केवल आवेशित कणों को ही त्वरित करवा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन में कण की गतिज ऊर्जा में एक सीमा से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, धारामापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? धारामापी की जो सुग्राह्यता होती है किसे कहते हैं? धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप ऐंठन कोण फाई तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात धारामापी की सुग्राह्यता कहलाती है। अर्थात सुग्राह्यता बराबर S बराबर φ/I। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, धारामापी के लिए दक्षतांक को परिभाषित करो। तो धारामापी का दक्षतांक उसकी सुग्राह्यता S के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो ये S बराबर φ/I, तो दक्षतांक x बराबर 1/s, तो x बराबर I/5। तो अर्थात कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसमें उत्पन्न विक्षेप कोण का अनुपात धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारामापी के चुंबकीय ध्रुव खंड अवतल क्यों बनाए जाते हैं? तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए धारामापी के चुंबकीय ध्रुव अवतलाकार आकृति के लिए जाते हैं। तो ये लघुतात्मक, अति लघुतात्मक क्वेश्चन थे और इसमें कुछ
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, निबंधात्मक टाइप के प्रश्न महत्वपूर्ण में इस लेसन में। क्वेश्चन नंबर 1, एम्पियर के नियम का आलेख खींचिए। एक लंबे सीधे धारावाही चालक से लंबवत दूरी r पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चुंबकीय प्रेरण का दूरी के साथ परिवर्तन को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न आता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत व कार्यविधि समझाइए। आवश्यक चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एम्पियर के नियम की सहायता से लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चालक के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। धन्यवाद। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर